नमस्कार दोस्तों, मैं रोमित शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, ये ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं, भड़काऊ बयान। और इनके पूर्व विदेश मंत्री वो भी बयान ऐसे ही कुछ दे चुके हैं। अब वो बयान क्यों दे चुके हैं इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे, आखिर क्या रीज़न है। और इनके प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसा ही कुछ बयान दे चुके हैं। अब क्या आगे बयान है वो आगे हम आपको बताएंगे। अब इनका हाथ कैसे है, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनका स्टैम्प पे पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा ही कुछ हाथ है। अब क्यों हाथ रखा गया है, क्या कारण है, ये हम आगे इस सेशन में जानकारी देंगे। ठीक है। और जो हमारे मोदी साहब हैं, इनकी तो पहले तो हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ था, लेकिन आजकल इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। पहले 25% टैरिफ लगाया था, इसके बाद इन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, क्योंकि हम लोग रूस से तेल परचेस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता है। और हमारी आबादी 140 करोड़ है, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम भारत परचेस कर रहा है। और एक और फैक्टर है इसके साथ में, क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है रूस से। और वो जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात में है रिलायंस की, उसमें रिफ़ाइन होता है, और वही माल को हम लोग यूरोप में बेच देते हैं। अब इसलिए बेचते हैं कि अपना भी फ़ायदा रहता है, ठीक है, अपनी जनता के लिए फ़ायदा रहता है, ठीक है, महंगाई दर नहीं बढ़ती है, और दूसरे कंट्री में भी माल बेचकर उनकी महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। ये मोदी साहब कई बार कह चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनके सनक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाए, ठीक है। इन्हें पीस मेकर बनना है, इसलिए, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको क्या क्या घटना घटी है आजकल। ये 14 जून की आपको घटना सुन सकते हैं कि 14 जून को आसिम मुनीर अमेरिका गए थे। वहाँ वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल हुए थे। इसके बाद मुनीर ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ वाइट हाउस में लंच किया था, और लंच करने के बाद में 2 घंटे वहाँ कमरे में बैठे और इन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मेज़बानी के लिए बुलाया और साथ में मीटिंग की, और वो भी बंद कमरे में, ठीक है। जब मीटिंग होने के बाद जब ये आसिम मुनीर निकले तो उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता है ट्रंप को, ठीक है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि हमें शांति पीस पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। अब पाकिस्तान ने ये क्यों बोला है, और ट्रंप मतलब पीस मेकर क्यों बनना चाह रहे हैं। दरअसल आपको पता होना चाहिए, जो अपना जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 4 दिन के लिए। तो 4 दिन का जब युद्ध हुआ जाके, तो भारत ने तो इसको डिनाई कर दिया, संसद में जाके मना कर दिया कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने भारत के और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई हो। संसद में डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की है, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं, इसीलिए मतलब पाकिस्तान तो शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर चुका है, लेकिन भारत इसलिए डिनाई कर चुका है। अब आगे आपको देखिए, ये है कुरेला, जिस सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। अब अमेरिका, देखते हैं, अमेरिका तो ये देखता है कि पूरी जो दुनिया है वो मेरे कंट्रोल में चले। अब कंट्रोल में क्यों चले, अब उसका भी आप एक मैप देखिए तो उसके मैप से आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा बताते हैं आगे। ये यूएस सेंट्रल कमांड के कुरिल्ला, ठीक। अब इनको देखिए, ये देखो सेंट्रल कमांड के कुरिल्ला, जो राष्ट्रपति का मतलब है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको
एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसका नाम होता है निशाने इम्तियाज एम। अब क्यों देते हैं? जनरल कुरिल्ला को सैन्य सहयोग संबंधों को बढ़ाने में भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मानित किया जाए, इसी में ये सेना प्रमुख वहाँ पे गए थे 250वीं वर्षगांठ में सेना में, इसीलिए ये वहाँ गए थे। अब ये आप देखिए, ये पूरी दुनिया का एक मैप है। इस मैप में सभी जगह के सभी मतलब पूरी दुनिया को अलग अलग भागों में अमेरिका ने बांट रखा है। अब आप इसमें देखिए कि जो इस एरिया को जो लीड करता था, यहाँ का जो जनरल था वो यूएस सेंट्रल कमांड था, जो आपको हमने कुरिल्ला की बात की थी। इसमें 20 कंट्री होते हैं। इस 20 कंट्री का जो हेड है वो कुरिल्ला था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे यूएस इंडो पैसिफिक, इधर का अलग सेना प्रमुख है, इधर का अलग है, इधर का इधर कमांडर है। ये दुनिया को पूरे अलग अलग भागों में बांट रखा है, ठीक है। जिस जगह जिसकी सिचुएशन होगी वो उसी जगह वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उसी कमांडर से बात होगी, ठीक है। सबका अलग अलग बांटा हुआ है। अब सेंट्रल कमांड में अगर देखे जाए तो 20 कंट्री इसमें शामिल है, ठीक है। तो 20 कंट्री में इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अरेबियन पेनिनसुला वाले, ये सारी कंट्री मिल के मतलब 20 कंट्री लगभग सेंट्रल कमांड में होते हैं। अब आपके देखिए हर एक कमांडर की ये आप लिस्ट देखिए, ठीक। इस लिस्ट में अगर देखते हैं तो कुरिल्ला ये आते हैं 1 अप्रैल 2022 में, ठीक। इन्हीं की तो यही अपने मतलब इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया है, तो उसी के मतलब पार्टी में गए थे, फेयरवेल पार्टी में, ठीक है। सेकंड विजिट हुई थी इनकी, आसिम मुनीर की। और वहाँ पे जाके आप ये देखो, एक चीज़ और दिखाते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये देखते हैं कि आखिर अमेरिका को ये पाकिस्तान इतना ख़ास क्यों है। अब यहाँ से आप देखिए तो इधर चाइना है, ठीक, इधर रूस है, ठीक है। पहले ये रूस ये पहले इधर भी होता करता था, तो ये पहले 15 भागों में ये टूट गया। नहीं तो ये अफ़गानिस्तान से लगा हुआ ये जो भी है 15 देश, ठीक है, ये सारे देश ये रूस के पहले हिस्सा थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे होने का अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है कि इधर एक तरफ चाइना कंट्रोल कर लेता है, इधर रूस को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है अमेरिका के हिसाब से, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग अगर देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान के जो हिस्ट्री की बात करें तो अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में तो अपना भारत और पाकिस्तान मतलब इंडिपेंडेंस हुए थे, मतलब स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद अक्टूबर में 1947 में फर्स्ट कश्मीर में वॉर कर दिया था। अब ये कश्मीर में वॉर हुआ था, इसकी अब एक घटना देखिए, ये घटना क्यों हुई। ये हमारे जो राजा हैं ये हरि सिंह, ठीक है। अब ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब हमारे उससे पहले ब्रिटिश शासन का राज्य था। तो अपने भारत में जो रियासत लोग थे, यानी कि जो राजा लोग थे, तो उन लोगों सभी राजाओं से ये बात कही गई थी कि आप लोग अपने स्व इच्छा से अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंस रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं, तो आप यूनिटाई मतलब मिल जाइए। लेकिन क्या हुआ जाके कि कश्मीर था, तो उस समय हरि सिंह ने ये कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम भारत के साथ जाएंगे और ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ये हुआ जाए। तो अब क्या हुआ जाके कि ये जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, एक राज्य था जो ना तो भारत में शामिल हुआ और ना ही तो पाकिस्तान में, बल्कि उसके जो महाराज हरि सिंह थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे
जम्मू कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा एक मुस्लिम था और ये राजा थे वो हिंदू थे, ठीक है, उसमें आबादी सबसे ज़्यादा मुसलमान थी। पाकिस्तान ने सोचा कि धार्मिक के आधार पर कश्मीर को उसके साथ आना चाहिए, लेकिन राय हरि सिंह ने मना कर दिया, वो नहीं आए और वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के समर्थित मतलब उनके जो लड़ाके थे वो कबीले के रूप में घुस आए इसके अंदर जम्मू कश्मीर में, और उत्तरी और पश्चिमी सीमा में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया जाता है। इन हमलावरों को पाकिस्तान के सैनिकों और सरकार का समर्थन मिल जाता है। हमलावर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फराबाद और बारामूला तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्होंने लूटपाट, हिंसा और हत्याएं जारी कर दी, ठीक है। तो आगे गया हुआ जाके जब महाराज हरि सिंह ने जब देखा कि हमारी जगह जब्त हो रही है, ठीक है, और पाकिस्तानी लोग अंदर घुस चुके हैं, तो उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी। तो भारत ने अपनी शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करिए, इसके बाद ही हम अपनी सेना भेजेंगे, नहीं तो हम सेना नहीं भेजेंगे। फिर महाराज जो हरि सिंह थे उन्होंने हस्ताक्षर किए विलय पत्र पे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए, जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया। इसके बाद भारत ने सेना अपनी भेजी 27 अक्टूबर को 1947 को। भारतीय सैनिक श्रीनगर एयरपोर्ट पर जैसे उतरे और भारतीय सेना ने बारामूला की ओर आगे बढ़ते कबीले के जो भेष हैं उनको पीछे धकेला और श्रीनगर की रक्षा की। सर्दियों का टाइम था, लड़ाई कश्मीर में पुंछ और लद्दाख क्षेत्रों में फैली थी। पाकिस्तान ने अपनी सेना को औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं में कई मोर्चों पर भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद अब यूएन की बारी आती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में मामला उठाया, ठीक है। यूएन मतलब समझ रहे, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे इसको उठाया 1 जनवरी 1949 को। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मध्यस्थता की और युद्ध विराम किया और कहा जो जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगा, और उन्होंने सीज फायर करवा दिया और एक लाइन जहाँ पे है वहीं पे लाइन एक खींच दी, जिसके बाद वो उसको नियंत्रण रेखा या LOC भी उसको कहा जाता है। लगभग 1/3 क्षेत्र पर आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी का हिस्सा भारत के नियंत्रण में रहा। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबे समय तक तनाव बना रहा और कश्मीर विवाद का यही पहला चरण था जो आज तक अनसुलझा रहा। 1962 की भी लड़ाई हुई थी, जो चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। इसके बाद जो और भी लड़ाई हुई थी आपको और में बताते हैं। और लड़ाई में 1965 में सेकंड कश्मीर वॉर हुई थी, और इसके बाद 1971 में आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण जब युद्ध हुआ जाके, तो उसके जब 1971 में जब युद्ध हुआ जाके, तो हम लोगों ने क्या किया जाके, तो जो बांग्लादेश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पे भी ऐसी इन्होंने हरकतें की जाके, जो वहाँ के जो लीडर थे वो वहाँ पे जीत गए। इसके बाद वहाँ पे क्या होता था कि जो सेना के जो लीडर होते थे वो हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के ही लीडर हुआ करते, लेकिन वहाँ उस टाइम पे जो शेख मुजीबुद्दीन रहमान थे वो पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ पे जीत गए थे, लेकिन वो पश्चिमी पाकिस्तान ने ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि शेख मुजीबुद्दीन रहमान को, जो बांग्लादेश देश के एक बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने क्या किया जाके उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से उनको लेकर और पश्चिमी पाकिस्तान में उनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद क्या हुआ जाके कि जब
देखा गया। और भारत ने और उनके मतलब जो सेना लोग थे, जो भी आवाज़ उठाते थे उनको मारते थे, बलात्कार करते थे। ठीक है, ऐसी मतलब क्रूरता करने लगे। और वहाँ से जो नागरिक थे वो इधर उधर शरण लेने लगे। भारत में भी काफ़ी लोग मतलब शरणार्थी के रूप में आए, लेकिन भारत ने कई जगह इस बात को उठाया, लेकिन कोई बात नहीं मानी। अंत में भारत को एंट्री लेनी ही पड़ी। और जब भारत ने वॉर किया, इसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे एक मुक्ति वाहिनी सेना थी, और भारत की सेना ने मिलके उनको भगाया। भगाने के बाद में इनका सरेंडर करवाया। अब दुनिया में अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी जो सरेंडर वाली सेना अगर देखी जाती है, ठीक है, तो 93 से 93,000 लगभग सैनिक युद्ध में बंदी बनाए गए थे 1971 की जंग में। ठीक है, तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। तो इसके बाद जब पाकिस्तान ने हथियार डालने के बाद में इसको बांग्लादेश बना दिया गया और स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया। देखा जाए तो 1974 में भी यही सब और लगभग हो ही रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इनका ये देखो बयान आया, ये बयान आया, ये देखो, ये धमकी दे रहे हैं, परमाणु धमकी पाकिस्तान की। हमें सुरक्षा करना आता है। आसिम मुनी ने कहा है कि सिंधु पर बांध बनाया तो मिसाइल मारेंगे। ठीक है, 11 तारीख को ये घटना आती है। अब ये भारत ने जब सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को परमाणु धमकी पर जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी भी मित्र देश की धरती से कही गई टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा कर सकती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है। जब भारत ने जब पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम जो अटैक हुआ था, इसके बाद में जो काउंटर अटैक भारत ने किया था और पाकिस्तान के 9 ठिकाने जब ध्वस्त किए थे, उस समय पे जो आतंकी थे उसके साथ में सेना साथ में थी। जब उनके जनाजे निकले तो सेना भी उसमें साथ थी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि सेना और आतंकी दोनों मिले हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, रणधीर जैसवाल। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिए थे कि बताया कि मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी और सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर। उसी समय पे एक भारत ने जब पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बाद जो सिंधु जल समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, क्या कारण है जो मतलब इस टाइम पे धमकी पे धमकी इनके आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री सभी लोग अब आजकल इस पे धमकी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत पर 10 मिसाइलें से हमला कर देंगे, तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा भारत ने इसे स्थगित करने के फैसले को से 25 करोड़ लोगों को भुखमरी का खतरा पैदा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सोचो, पहले अमेरिका में बैठकर ये सारी बातें अगर बोल रहा है तो किसके कहने पर? क्योंकि इस टाइम पे ट्रंप का हाथ है। आसिम मुनीर ने ये धमकी टैंपा के ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर कार्यक्रम में कहा। और वहाँ पे इन्होंने क्या कहा, 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा थे
डायस्पोरा थे, और वहाँ पे इन्होंने सभी के जो डिवाइसेस वगैरह थी, फ़ोन वगैरह, सब कोई बाहर जमा करवा लिए थे, लेकिन फिर भी ये सारी बातें निकल के आ गई थी। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या उस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उन पर हमला कर देंगे। और कह रहे हैं कि भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलें की कोई कमी नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब ये सिंधु जल समझौता, अब हम आपको बताते हैं, ये जल समझौता जो हुआ था, ये आप देखिए, इस सिंधु को पानी झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी, ये सारा पानी जो है ये पाकिस्तान जाता है, ठीक। और ये पानी जो है इसमें 80% पानी जो है भारत का वो पाकिस्तान जाता है, और 20% जो पानी है इन नदियों का वो भारत यूज करता है। आप सोचिए पहले, हमारा पानी और यूज कौन करता है? पाकिस्तान, ठीक। उनकी नदियाँ कौन बहाता है? पाकिस्तान, ठीक। अब सोचिए, जो सिंधु नदी है उसमें 6 नदियों में कुल 1600.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, ठीक है। जिसमें जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें 20% पानी है, सतलज, ब्यास और रावी, जिनमें 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल करता है, ठीक है। और पश्चिमी नदियां में झेलम, चिनाब, सिंधु, ये 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये पाकिस्तान में पानी जाता है। भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल करता है। ये जो संधि हुई थी ये पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा था, लेकिन फिर भी भारत ने 1960 में ये सोचकर इस पर राज़ी हो गया था कि अगर मतलब पानी के बदले शांति मिलेगी तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, तुम पानी ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति होना चाहिए। हालांकि सिंधु लागू होने के 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, ठीक है। ये सिलसिलेवार लगातार ये हमला जारी रहे थे, ठीक है। और ये 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में नदियों के पानी का बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था। इसके तहत 2 प्रमुख नहरों से पाकिस्तानी को पानी मिल रहा है। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 17 लाख एकड़ ज़मीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते पर भारत पानी देने को राज़ी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 में वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चालू हुई। आखिरकार देखा जाए तो 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या जल संधि बोल सकते हैं, ठीक है। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था, दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुरानी जो जल समझौता था उसको रोक दिया। पाकिस्तान आतंकी हमले से 26 लोग मारे गए थे उस समय, जिसमें 25 लोग थे और एक वहीं के कश्मीर का एक टूरिस्ट गाइड था। बाकी 25 लोग टूरिस्ट थे और एक वहाँ का गाइड था, वो वहाँ पे मारा गया था। 26 लोग मारे गए थे, ठीक है। अब इस पर बिलावल भुट्टो भी बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, जिसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है, भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। बिलावल ने कहा है कि अगर भारत ने जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास
जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। जो भुट्टो ने सोमवार को सिंध प्रांत की सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर अब इन्होंने कहा कि एक काम और करने लगे। ये क्या काम करने लगे? जो हमारे जो डिप्लोमेट हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उनका इन्होंने क्या किया, जो सिलेंडर है या न्यूज़पेपर है, ठीक है, इनको वहाँ पे मना कर दिया गया है। यानी कि उनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे ये धीरे धीरे। ठीक है, इसके काउंटर में भारत ने भी इनका अखबार बंद कर दिया। ठीक है, जैसा ये कर रहे हैं तैसा भारत भी कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक खबर आती है कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर को सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बताया। उन्होंने कहा कि मुनीर के परमाणु धमकी वाले हालिया अभियान से पाकिस्तान गुंडा राज्य जैसा व्यवहार कर रहा है। आसिम मुनीर ने पिछले हफ्ते अमेरिका के टैंपा शहर में जो बयान दिए थे, अधिकारियों से मुलाकात की थी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। इस बयान में रूबिन ने इस बयान की तुलना आतंकी संगठन ISIS को ओसामा बिन लादेन के खतरनाक बयानों से की है। ठीक, अब ये देखो, अमेरिका ने बलूच और इस जो बलूच लिबरेशन, आपको पता होना चाहिए, जो बलूच लिबरेशन जो आर्मी है, इसने पहले ट्रेन हाईजैक की थी और उनके जो चीन का जो मतलब है एक सीपैक वाली जो परियोजना चल रही थी, ठीक है, उसमें जो चीनी लोग आते थे उनको लोग मारते थे। अब जो बलूचिस्तान में जो मिनरल हैं, वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो मतलब है, और पाकिस्तान लेकर वहाँ से मिनरल्स को और अदर बेचता है। लेकिन वहाँ पे उनको ना तो उनको अच्छी व्यवस्था दे पा रहा है, बिजली पानी जो वहाँ के नागरिकों को चाहिए वो नहीं उपलब्ध करा रहा, और वहाँ के जो खनिज है वो उनको निकाल रहा है और दुनिया को बेच रहा है। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये लोग नाराज़ है और ये चाहते हैं कि मतलब हमें हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। तो एक तरीके की वहाँ की जो आर्मी है वो हिंदुस्तान जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये मतलब भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब भारत समर्थित एक पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि BLA जो है वो भारत समर्थित आर्मी है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए जो BLA, इसमें क्या है, जो पाकिस्तान की बलूच प्रांत के स्वतंत्र लड़ाके हैं। ये 2000 के दशक में शुरुआत में आई थी। पहले भी देशों पर आतंकी संगठन हो चुके थे। इनको क्या है, FTO की लिस्ट में डाल दिया है इन्होंने, अमेरिका ने। ठीक है, तो FTO की लिस्ट में अगर पाकिस्तान के कहने पर ही इसको FTO की लिस्ट में डाला गया है। FTO का मतलब होता है कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FTO लिस्ट अमेरिका की एक कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठन को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और नागरिकों के लिए खतरा माना जाता है। अगर मदद करने के पर कानूनी अगर कार्रवाई देखा जाए तो लिस्ट में शामिल व्यक्ति संस्था को अगर कोई पैसा, हथियार या अन्य मदद देता है तो उन पर गैरकानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस पर आप कोई भी मतलब इन्हें पैसा नहीं दे सकता है, मतलब सब इनकी रोक लगा दी गई है, समझ रहे, और इनको आतंकी संगठन में डाल दिया है। ठीक है, ये 2025 में हुई थी। ठीक है, और द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको भी मतलब FTO में ये भारत ने करवाया था, क्योंकि इसने पहलगाम के हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहले जिम्मेदारी ली, इसके बाद वो मना करने लगा था। लेकिन कुल मिला के
ये द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये आर्मी, ये द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये आतंकवादी जो संगठन जो आए थे, उन्होंने इस पे इन्होंने मतलब पहलगाम हमला किया था। इनको भी FTO की लिस्ट में डाले थे। और ये जो आतंकवादी हैं ये मार दिए गए हैं। जो अभी महादेव ऑपरेशन हुआ था, भारत ने चलाया था महादेव ऑपरेशन, जब मैं संसद में प्रधानमंत्री ने जब बोला था उसी समय पे ये लोग मारे भी गए थे। ठीक है, अगर हमारी जानकारी अगर अच्छी मिली हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।